अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 2 है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी स्पीड 3 × 10⁻⁸ है। तो वो भी ब्लैक होल से नहीं निकल पाती, तो इसकी रीजन क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे नॉलेज में अभी तक जो नॉलेज है उसके मुताबिक जो कायनात की यूनिवर्स की जो सबसे फास्टेस्ट थिंग है वो स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से भी हम ब्लैक होल को वो मतलब है उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो इस वजह से आप बताएं कि क्यों नहीं निकल पाते। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है ब्लैक होल की? 0.062। नहीं, ये तो बहुत थोड़ी सी वेलोसिटी मैंने है तो ना। मैंने तो इतनी पढ़ी, उन्होंने लिखा था 1,80,000 को डिवाइड किया था 3 लाख पर, तो फिर कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आता है जीरो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स 0.62। मीटर पर सेकंड। अगर इतनी वेलोसिटी है तो फिर तो स्पीड ऑफ लाइट ब्लैक होल से निकल जानी चाहिए, क्योंकि एस्केप का मतलब है निकल जाना उसकी रेंज से। फिर तो स्पीड जो तो लाइट है हमारी वो। जो स्केप वेलोसिटी चाहिए, आप भी तो देखे ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। जी, अर्थ तो के ये तो केस मीटर पर में सेकंड है, वो भी जीरो में। ब्लैक होल की स्पीड ऑफ लाइफ एस्केप वेलोसिटी इनफाइनाइट होती है। वेट, अभी चेक कर लेते हैं अभी। तो जब ब्लैक होल के केस में एस्केप वेलोसिटी हमारी होती है इनफाइनाइट, इस वजह से जो लाइट है वो भी ब्लैक होल को एस्केप नहीं कर पाती, वो उसमें फंस जाती है। और ये एक थ्योरी दी जाती है कि मे भी जो ब्लैक होल है ये वो दरवाजा है जन्नत, और यहाँ से हमने मतलब जाने डिफरेंट थ्योरीज हैं। एक ये भी थ्योरी पाई जाती है कि अगर हम ब्लैक होल के अंदर जाते हैं तो हम पास्ट में चले जाते हैं। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, तो वो अल्लाह को पता है कि ना, क्योंकि ब्लैक होल के जाने के बाद ना उसमें से कोई वापस आया है, तो इसलिए उसके अंदर क्या चीज है क्या नहीं, ये अल्लाह का एक राज है और ये अभी तक अनफोल्ड नहीं हो सका। क्योंकि अल्लाह की जो कायनात है इसमें बहुत सारे राज मौजूद हैं जिन तक इंसान की रसाई अभी तक पॉसिबल नहीं हो सकी। तो आप ये बताएं कि हमारी कॉस्मिक जो। जी। कॉस्मिक स्पीड कौन सी होती है? कॉस्मिक स्पीड है ये जो हमारी होती है ना रेडिएशन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको आप कह सकते हैं। और इनकी वैल्यू कितनी है? वैल्यू का नहीं मुझे आइडिया। यहाँ पे तो ये बाबा वही बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? ये गूगल्स वाले, कि 1,86,000 को उन्होंने तकसीम किया है उस पर 3 लाख पर, उसके बाद उसका आंसर ये है 0.062। और उन्होंने डिस्टेंस को नाम भी दिया है कार्ड का। और ये वाला, और ये जो रेडियस है ये डिपेंड ये करता है मास ऑफ स्क्रीनशॉट द पे ब्लैक होल पर। आपने टाइप क्या किया है? वही जो आपने पूछा था, स्केप वेलोसिटी ऑफ ब्लैक होल। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ ब्लैक होल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल चेक कर लें। केदी फिल्म देखी नवी 2 मिनट में भी अम्मी। हम्म। ये उन्हें किसी और सेंस में बोला है कि ये जो है ना आप बता रही है ना, जी जी। ये उन्हें किसी और सेंस में बताया, यानी कि ये बहुत एडवांस लेवल का वो टॉपिक है, क्योंकि जब आगे नहीं, इसमें वो। आप बिल्कुल इसके नीचे जाए ना, तो उन्होंने इस चीज को सॉल्व भी किया है। फार्मूला दे के बकायदा उन्होंने इसका फार्मूला एस्केप वेलोसिटी का निकाला है। निकालने के बाद इवन उन्होंने इस चीज की वैल्यू भी निकाली है कि ये क्या कर रहे हैं। एक मिनट चेक कर। और उन्होंने लास्ट में ये भी बताया कि जो एस्केप वेलोसिटी है फ्रॉम द सरफेस, ये बिल्कुल ब्लैक होल एग्जैक्टली ये स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है।
ये कहाँ पे उन्होंने करके दिखाया होगा? रुकिए मैं बताती हूँ कहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने कौन सा खोला है। जैसे ये आती है ना थर्ड स्टेप पे उन्होंने लिखा हुआ व्हाट इज द स्पीड एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ ब्लैक होल। अगर आप ये पूरी साइट खोलते हैं वहां पे लिखा हुआ है stockexchange.com, physics stockexchange.com। नहीं, वो जो ना वहां स्टॉक पर बता। एक्सचेंज, वो तो मतलब किस इंसान ने वो उसका आंसर किया ना, वो तो आपको मैंने बताया भी था। जब हम गूगल करते हैं ना, जो इस तरह आंसर क्वेश्चनिंग वाली जो साइट्स होती हैं, वहां पर आप भी आंसर दे सकती है, मैं भी आंसर दे सकता हूँ। तो इसलिए ये वेरीफाइड आंसर नहीं है। तो जो मैंने कौन सा ये बताया, जो वाला मैंने आपको सेंड किया है, ये तो किसी ने सिंपल उन्होंने सारी की सारी दी है, जस्ट में तो जो नहीं बताया कि हम भी फलां बंदे ने ये दिया। ये मैंने जो आपको बता रहा हूँ ना, स्केप इलास्टिक की इनफाइनाइट होती है, ये कंफर्म वैल्यू है। तो मैं ज़रा आपको मैं कंफर्म चीज़ें करके आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा हुआ है। कर आप खुद सोचिए कि चेक करें एस्केप, अभी। आप खुद सोचिए कि जो ब्लैक होल है, उसमें से कोई चीज़ आज तक निकल सकी है? अगर उसकी वेलोसिटी, कॉमन सेंस भी यूज़ कर लेना, अगर उसकी वेलोसिटी इतनी न आती है तो अर्थ की आ रही है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू तो और बड़ी हो जानी है। तो जस्ट ब्लैक होल की भी क्या वैल्यू इतनी हो सकती है? इम्पॉसिबल, क्योंकि ब्लैक होल, उसकी इतनी ग्रेविटी हमारी स्ट्रांग होती है, वो हर चीज को अपने जो पास वाला होती है स्टार, उसको भी खा जाती है, उसको भी मतलब अट्रैक्ट कर जाती है। और वो हमें ब्लैक क्यों नजर आता है? क्योंकि वो स्पीड को भी, लाइट को भी खा जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी मतलब ग्रेविटेशन फोर्स इसके अंदर इतनी स्ट्रांग होती है। तो जब उसके अंदर एक, उसका जो ग्रेविटेशन फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग है, एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये है कि उसके ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलना। तो जिस चीज का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग है कि वो बहुत अपने बड़े बड़े स्टार्स को वो खा जाती है जो उसके पास हो, तो और जो स्पीड ऑफ लाइट, जो सबसे यूनिवर्स में तेज चीज है, वो भी उसको खा जाती है। तो ये किस तरह पॉसिबल है कि उसकी जो वैल्यू हो वो सिर्फ और सिर्फ इतनी निकल के आए? तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप खुद भी ना कॉमन सेंस के जरिए आप उनका आंसर कर सकती हैं कि ये हमारी अकल के मुताबिक बैठ ही नहीं रही, कि जिस चीज का ग्रेविटेशन फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी जो एस्केप वेलोसिटी जस्ट इतनी हो सकती है। हमारी जो अर्थ है उसका ग्रेविटेशन फील्ड बहुत वीक है। आपने पढ़ा कि जो वीकेस्ट फोर्स है इन द यूनिवर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आ रही है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो वो मीटर्स में आती है 11 टू 100 मीटर पर सेकंड आती है। तो जिसका स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन फील्ड वाले की वेलोसिटी इतनी आ रही है, और जो बड़े बड़े स्टार्स को खा जाती है उसकी एस्केप वेलोसिटी जस्ट इतनी आ सकती है, विच इज टोटली मतलब इलॉजिकल बात है ये, ठीक है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि जो है ना साइट्स, दो तरह की साइट्स होती हैं गूगल पे। एक होती है क्वेश्चन आंसर वाली साइट, वहां पर अपने आप क्वेश्चन पे वो पूछती हैं, तो वहां पर ना डिफरेंट बंदे वो आंसर दे देते हैं। जैसे एक कोरा वेबसाइट है, जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज के नाम और भी काफी है, ब्रेनली हो गया। तो यहाँ पर जो साइट्स में ना वो आंसर वो लोग खुद देते हैं, तो उसके आंसर गलत भी होती हैं, सही भी होते हैं। तो जो होता है ना एक्सपर्ट वेरीफाइड आंसर, कभी कभार वो भी गलत हो जाता है। जैसे एक आपने जो स्टूडेंट आपने काफी गुजरे होंगे, जो चेक वेबसाइट है, तो मैंने जब स्टडी से मैंने कहा रहा, तो कुछ आंसर चेक ने भी गलत दी हुई हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो वहां पर इंसान खुद आंसर करता है, तो वहां पर इसलिए वहां पर गलती की जो पॉसिबिलिटी होती है, गूगल हमें 100% आंसर नहीं देता। तो इस बात को भी आप अपने देख लें। अच्छा, आपसे ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, इसकी शेप कैसी है? नंबर 1, नंबर स्पिरल 2 स्पिरल स्पिरल। स्पाइरल, ठीक है। और इसके अंदर क्या कोई ब्लैक होल पाया जाता है हमारी गैलेक्सी के अंदर? मैंने कहीं पढ़ा तो है कि पाया जाता है, बट कंफर्म नहीं है मुझे इस चीज का। और ब्लैक होल जो वो तो हमें नजर ही नहीं आता, अंधेरा होता है, क्योंकि वो वहां पर तो बिल्कुल ब्लैक होता है। तो हम ब्लैक होल को आइडेंटिफाई हम्म। कैसे करते हैं? पता नहीं। अब देखिए जी, फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्लैक होल है ना, यहाँ पे टोटली ब्लैक होगा। अब ज़ाहिर है स्पेस में रोशनी तो है नहीं है। हालांकि आप ये भी मजे की बात देख लें कि ये सन है ना, इसकी लाइट रेस स्पेस में से गुजर के, ये स्पेस है हमारा, तो लाइट रेज यहाँ से गुजर के अर्थ तक पहुंच रही हैं। तो यहाँ से, तो लेकिन ये सारा जो पोर्शन है यहाँ पर आपको अंधेरा ही नजर आएगा। हालांकि जो लाइट है वो यहाँ से ही
वो ट्रैवल करके अर्थ तक पहुंचती है। लेकिन फिर भी जब हम स्पेस में जाते हैं वहां पर रोशनी नहीं हमें मिलेगी, वहां पर वो अंधेरा ही मिलेगा। ब्लैक होल सब कुछ खा जाता है, जो भी चीज ये उसको किसी ने मिले। आंसर किया तो है? जी, वो अब कान से काफी अभी लेंथी हो किसी जाना है, अगर टाइम मिला तो फिर आपको एंड पे बताऊंगा। ओके। तो अब देखिए ये फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक होल, अब स्पेस स्पेस में ज़ाहिर अंधेरा ही अंधेरा है। तो लेकिन जहां पर आपने देखे ना कि जो ब्लैक होल उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो जो भी ब्लैक होल डिस्कवर हम इस तरह करते हैं कि उसके इर्द गिर्द आपने देखना है कि जो स्टार्स की जो मूवमेंट है ना वो कैसी है, प्लैनेट्स की मूवमेंट। तो अगर वो इरेगुलर मतलब वहां पर खास उनकी मूवमेंट वो किसी चीज के गिर्द कर रही हैं, काफी जो प्लैनेट्स हैं या, तो वो फिर क्या कर रहे हैं, वहां से भी साइंटिस्ट को एक गैस लगाने में आइडिया मिलता है कि ये जो सारे प्लैनेट्स हैं तो ये इस चीज के गिर्द ये रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर क्या चीज है जिसके गिर्द ये रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या क्या चीज इनको मजबूर कर रही है। तो इस तरह फिर वो वहां से ही वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, ये हमें ब्लैक होल्स के बारे में बताती है। ये ब्लैक होल्स की जो कंफर्मेशन है ना, ये आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये करती है कि वाकई ही ब्लैक होल यूनिवर्स में पाए जाते हैं। तो ये आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसको वेरीफाई करती है। अभी आई थिंक 2020 का जो था नोबेल प्राइज, उन्होंने आइंस्टाइन की इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज करके उन्होंने ब्लैक होल्स को आइडेंटिफाई किया था। ये जब कोरोना वाला हुआ था तब जो नोबेल प्राइज मिला था। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये ब्लैक होल्स की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करती है, वेरीफाई करती है। फ्री पार्टिकल कौन से होते हैं? ब्लैक होल हमारी यूनिवर्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, एक से ज्यादा काफी मतलब मैं काफी ज्यादा हो सकती हैं, एक से ज्यादा तो फिर दूर की बात है ना। मैं भी वो बहुत सारे ब्लैक होल उनका हमें पता भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्लैक होल की जो प्रेजेंस का अंदाजा लगाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। आपने क्योंकि वो नजर तो आता नहीं है, तो डिफरेंट जो स्टार्स होती हैं या प्लैनेट्स होते हैं वो उनकी और जो इसके इर्द गिर्द होता है वो उसके गिर्द वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। तो वहां से आप जस्ट एक आइडिया लगा सकते हैं कि शायद यहाँ पर ब्लैक होल हो, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट काम है। अभी चांद ही एक ब्लैक होल हमें उनका वो आइडेंटिफाई कर सकें हम, लेकिन यूनिवर्स में बहुत सारा ब्लैक होल्स पाए जाते हैं। क्योंकि जो स्टार्स होती हैं, कुछ स्टार्स होते हैं जिनका मैस सन से बहुत ज्यादा होता है, तो स्टार्स की जो अल्टीमेट जो डेथ होती है वो ब्लैक होल बन जाती है। तो ये पूरी ना आपको ये आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जो सन है या जो दूसरे स्टार्स हैं इनकी लाइफ साइकिल किस तरह का होता है, ये जब मरते हैं तो तब ये क्या क्या चीजें बनती हैं, और जो ब्लैक होल जो है ये क्यों इतना इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो ये आने वाले लेक्चर्स में आपको उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं तो वहां से आपको आइडिया होगा कि ब्लैक होल्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ब्लैक होल की इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्गर क्यों है, उसका भी रीजन है। तो वो आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला ना वो सारा कुछ होगा। फिलहाल आप ये बताएं कि फ्री पार्टिकल क्या होते हैं? फ्री पार्टिकल वो ऐसे पार्टिकल्स पार्टिकल जो होती हैं बाउंड नहीं होते एक्सटर्नल फोर्स के साथ, इस तरह जिन पर जो नेट फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। जीरो होती है। हाँ और जी, इनकी, बिल्कुल वैसे ही। हाँ जी, फॉर एस्केप और ये वेलोसिटी। एग्जिस्ट नहीं करते, कोई और नेट इसकी फोर्स एनर्जी इन वेरी पे एक्ट करती नहीं रहती है। करती। जी, कोई नेट फोर्स इन पे एक्ट नहीं करती। और इनका जो स्पेक्ट्रम होता है फ्री पार्टिकल्स का वो कैसा होता है? फ्री पार्टिकल्स का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा। साइलेंट होता है। अब देखिए जो क्लास में खामोश रहती है रैंडम ना। डिस्क्रीट होता है। जी, डिस्क्रीट होता है। वो डिस्क्रीट फ्री पार्टिकल का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि ये नाम से जा रहा है ये है हमारा कंटिन्यूअस है। तो ये हर जो स्टेट है वो वहां पर वो एग्जिस्ट इसकी करती हैं।
तो इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। और जो हमारा बाउंड पार्टिकल होते हैं उसका स्पेक्ट्रम होता है डिस्क्रीट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है क्वांटम मैकेनिक्स का। बाउंड पार्टिकल्स ऑलवेज हैव डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, और जो हमारे फ्री पार्टिकल्स होते हैं उनका हमारा जो होता है वो हमारा कंटिन्यूस होता है। नाम से अब जाहिर है कि फ्री वो आज़ाद है, जहाँ पे मर्जी चली जाए। तो जिस एनर्जी स्टेट, ये इसके लिए सारी एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होती हैं, तो इसलिए जाहिर है जिसके लिए सारे एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हों तो उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। और जो हमारा डिस्क्रीट होता है, तो जो बाउंड पार्टिकल्स होते हैं, तो बाउंड पार्टिकल जो है वो हर जगह मूव नहीं कर पाती क्योंकि वो बाउंड होती हैं, तो लिहाजा उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमारा डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम होता है। अच्छा, जो मॉलिक्यूल्स सर होती इसके हैं एनर्जी के बारे में, जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बताएं। काइनेटिक एनर्जी जो है ना, जो जो भी क्वांटम पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो सकती है, क्योंकि अब क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने ये पढ़ा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ड्यू टू पोजीशन होती है, ड्यू टू हाइट होती है। लेकिन जो हमारे चार्जेस होते हैं वहां पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक एटम के या एक चार्ज के दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्शन की वजह से होती है। तो एक चार्ज जब दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है तब हमारी वो पोटेंशियल एनर्जी अराइज होती है। फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी। उसकी जीरो होती है। ए खान ने पूछा है कि सन सबसे बड़ा स्टार होता है, आई थिंक क्या इससे भी बड़ा कोई स्टार होता है? बहुत बड़े होते हैं सर। सन से तो बहुत बहुत बड़े स्टार है, सन तो कुछ भी नहीं है। ये जो आपको आसमान पर छोटे हाँ, छोटे डॉट्स नजर आते हैं ना, ये सन कई खरब सन को मिलाया जाता है तब जाकर वो एक स्टार बनता है। और ये तो बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनका अभी तक अभी पता भी नहीं है। तो सन को तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। सर फिर नजर क्यों छोटे आते हैं अगर सन से बड़े हैं। डिस्टेंस होता है ना फासला ज्यादा है। उनका और हमारे में, जो डिस्टेंस वो बहुत ज्यादा है। तो ज़ाहिर आपने पढ़ा होगा जो हवाई जहाज है इस पे लतीफा भी बना हुआ है कि वो एक पागल दूसरे पागल से कहता है कि ये हवाई जहाज इतना बड़ा होता है जिसको वो रोगन कैसे करते हैं, रंग कैसे करती हैं। तो दूसरे पागल ने बोला कि जब ये हाइट पे जाता है ये छोटा हो जाता है, तो तब उसको हम रंग कर लेते हैं। हाँ जी। तो अब देखें, एक चार्ज का दूसरे चार्ज के साथ जो इंटरेक्शन होता है ना, उस इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी अराइज होती है, ठीक है। अब जो पार्टिकल है ना, फ्री पार्टिकल, वो इसके फील्ड से बाहर निकल जाता है, वो इसके फील्ड से आजाद हो जाता है। अब देखिए, ये जो पार्टिकल है ये इसके फील्ड से आजाद हो गया। अब ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, तो लिहाजा फ्री पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी वो हमारी जीरो होती है। लेकिन जो भी क्वांटम पार्टिकल होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन जो फ्री पार्टिकल होती है उनकी एनर्जी हमारी कांस्टेंट होती है, यानी कि जीरो होती है। तो अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो क्यों नहीं हो सकती, इसका कौन आंसर देगा? क्वांटम पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों नहीं हो सकती? अब एकदम ऐसे क्वांटम की तरफ हमने वो चले गए हैं। सर मूवमेंट में रहता है हर टाइम। तो अगर मूव मतलब है, इसका मतलब ऐसे वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से इसका आप बताएं ना कोई रीजन। एक ही आप क्या पूछ रहे हैं, मैस डायलेशन है फिर इज इक्वल टू एच? ये मुझे आपकी समझ नहीं है, ये आप किस सेंस किसके बारे में बात कर रहे वो हैं? तो स्पेशल रिलेटिविटी में आ जाती है। ये उन पता नहीं किस सेंस में बात कर रहे हैं। अच्छा, आप बताएं कि काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों नहीं हो सकती? राबिया और आप दोनों बताएं, सर रीजन सोच रहा आपने हूँ। बताना है ना जी सर। क्वांटम मैकेनिक्स के क्योंकि यहाँ हिसाब पे से कोई हम। मोशन नहीं आती। अब देखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए उसका मतलब उसकी मोशन जीरो हो गई। तो जब उसकी मतलब स्पीड उसकी जीरो होगी, जब स्पीड जीरो हो गई है तो वो पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो उसने यहीं पे हमें मिलेगा ना, ऐसे ही है ना। तो जब यहाँ पर हमें मिलेगा तो ज़ाहिर हम उसकी पोजीशन भी फाइंड कर सकती हैं, हम उसका मोमेंटम भी फाइंड कर सकती हैं। तो हाइजेनबर्ग कंसंट्रेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम किसी भी क्वांटम पार्टिकल का एट अ सेम टाइम हम पोजीशन या उसका मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। नहीं कर लेकिन एक सकते। पार्टिकल जो रेस्ट पे आ जाता है उसका आप सब कुछ एट अ टाइम आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो क्वांटम मैकेनिक्स को क्या कर जाएगा, वायलेट कर जाएगा, हाइजेनबर्ग कंसंट्रेटिव प्रिंसिपल को वायलेट कर जाएगा। और दूसरी बात, ये जो पार्टिकल अगर रेस्ट में आ जाता है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी मिलने की वो क्या हो जाती है, 100% हो जाती है। और लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी क्वांटम पार्टिकल्स हैं
उनकी 100% प्रोबेबिलिटी मिलना नामुमकिन है। 100% प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकली तो हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली 100% प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो अगर एक पार्टिकल जो रेस्ट पे है उसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगी, तो यहाँ पर भी उसका जो वेव फंक्शन हो जाएगा वो फिर क्या हो जाएगा, वो 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगेन क्वांटम मैकेनिक्स ही सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स नाम ही क्या है, प्रोबेबिलिटी का। जो हम बताते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जी न्यूक्लियस के अंदर वो रिवॉल्व करता है, जैसे आप ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा होता है कि जी ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो ये छोटी बुक्स में ये कंसेप्ट लिखा होता है, तो जब आप एडवांस लेवल में जाती हैं तो ये कंसेप्ट गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें क्वांटम के इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो तो हमें पता चल जाती है। तो जब उसकी पोजीशन हमें पता चल जाती है तो फिर ज़ाहिर उसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगी, तो क्वांटम मैकेनिक्स वायलेट हो जाती है। तो हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन न्यूक्लियस से या एटम के अंदर हम नहीं बता सकते। तो जो हम कहते हैं ना ऑर्बिटल, आपने नाम सुना होगा, ऑर्बिटल्स वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। याद आ गया। 100% कहीं पर भी आपने वर्ड यूज नहीं करना। इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछे जाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो आप 100% आप नहीं बता सकते, आप जिस प्रोबेबिलिटी बता सकती हैं। और वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उनको हम नाम देते हैं ऑर्बिटल का। और ये 3 डायमेंशनली होती हैं। और ये हम जो कहते हैं ना कि जी इलेक्ट्रॉन का ये एक ऑर्बिट होता है, ये दूसरा ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है, अगर आप बोले ना कि इलेक्ट्रॉन जी न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, वो गलत हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व नहीं करता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जस्ट मूव करता है। इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मोशन होती है। तो जैसे आप इसमें जाती हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मोशन होती है। तो अगर आपने स्पेसिफाई कर दीजिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रिवॉल्व करता है, तब भी आप उसकी जो पोजीशन आप उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। तो एग्जैक्ट जो इसका करेक्ट वो कंसेप्ट यही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता है। वो यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी, किसी भी जगह पर जा सकता है। तो ये जो रीजन है जहाँ पर वो कहीं पर भी जा सकता है, तो इन रीजन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट क्लियर है आपका। यस सर। और दूसरी बात मैंने आपसे पूछनी थी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और एटम, इन दोनों के स्पेक्ट्रम में क्या फर्क है। मॉलिक्यूल एटम के स्पेक्ट्रम में क्या फर्क है। एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है एक लाइन में होता है और हाँ जी, मॉलिक्यूल का एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है और जो मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम वो बैंड स्पेक्ट्रम होता है। ठीक हो गया। और ये जो ना अभी किसी ने पूछा नोट्स के बारे में, तो गुलाम अब्बास ने आई थिंक पूछा है। तो ये नोट्स ना द कंसेप्ट एकेडमी का जो ग्रुप बना हुआ है ना, वहाँ पे ये नोट्स सीक्वेंस वाइज आपको वहाँ से शेयर किए जाएंगे। तो अभी तक अगर आप ग्रुप 1 में हैं तो वहाँ पर आई थिंक 3-4 लेक्चर्स के नोट्स शेयर हो चुकी हैं। तो वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अपने सीक्वेंस वहाँ पर वो नोट्स शेयर किए जाएंगे। तो यहाँ पर फिर हमारा ये जो फ्री पार्टिकल है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो होती है, क्योंकि वो अब उसके ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो गया, बाहर आ गया है। फॉर एस्केप वेलोसिटी एनर्जी इज जीरो, which means the body will be a free particle. Throw a body with such a velocity ve so that it crosses the Earth's gravitational field. The height of Earth's gravitational field is infinity. हमें नहीं पता कि अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड कितना है। तो अगर आपसे पूछे कि अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड की लेंथ कितनी है, तो आपने बोला है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन फील्ड वो इनफाइनाइट उसकी लेंथ होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड वो कितनी उसकी लेंथ है। तो उसकी लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। फॉर एनी प्लैनेट, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। जो एस्केप वेलोसिटी का मालूम करने का ये फार्मूला होता है। सॉरी, यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये मैंने ना फार्मूला थोड़ा गलत लिख दिया था। ये मैंने यहाँ पे ना 2 नहीं था लगाया, तो यहाँ पर आपने 2 भी लगाना है। तो √2gm/r, तो ये फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे आप अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी मालूम करें या किसी भी स्टार के लिए।
और अर्थ के लिए ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है ये फार्मूला इजी टू यूज है, तो फिर हम इस फार्मूले को ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन इस फार्मूले से भी आंसर आपका कितना ही आएगा, 11.2 मीटर पर सेकंड ही आएगा। किलोमीटर पर सेकंड। हाँ जी, दोनों फार्मूले से सेम आंसर आएगा, लेकिन ज़ाहिर है फिर जो अच्छा इजी टू यूज होता है वही हम फिर यूज करते हैं। बात सुने आप, जी आपने फर्स्ट एटम का बताया था कि इनका लाइन स्पेक्ट्रम होता है, मॉलिक्यूल्स का बैंड बताया ना आपने। हाँ जी, ठीक है। और ये भी आपने बात याद रखनी है कि एक एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो दूसरे एटम के साथ कभी भी मैच नहीं कर सकता। जिस तरह एक इंसान का जो डीएनए है वो यूनिक होता है, ये नहीं होता कि एक डीएनए दूसरे के साथ मैच कर जाए। इसी तरह जो एटम का जो डीएनए है वो हमारा क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। तो जो एक एटम का स्पेक्ट्रम है वो दूसरे एटम का स्पेक्ट्रम नहीं हो सकता। इसी मदद से आपने क्या किया है, वो आपने डिफरेंट, जो हम कहते हैं ना जिस स्थान पे हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, तो वाह ज़ाहिर हम स्थान पे तो कोई बंदा गया नहीं है, तो हमें कैसे पता चला वहां पे स्थान पे जी पाई जाती है हाइड्रोजन और हीलियम और आयरन वगैरह ये सारे पाई जाती हैं, तो फिर हमें कैसे पता चला? स्पेक्ट्रम की वजह से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो सन पे पहले डिस्कवर हुए हैं और अर्थ पे बाद में हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अर्थ पे पहले हुए हैं और बाकी स्टार्स में बाद में हुए हैं। जो भी प्लेनेट है या जहाँ पर ज़ाहिर इंसान हर जगह तो नहीं ना जा सका, जैसे दूसरे प्लैनेट्स है, मार्स हो गया, प्लूटो वगैरह हो गया, यूरेनस, मरकरी वगैरह हो गए, वहां पर इंसान नहीं जा सका। तो अगर हम वहां पर बताते हैं कि जी उसकी एटमॉस्फेयर में ये जी मतलब ये अमाउंट, ये एलिमेंट ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ये एलिमेंट पाया जाता है, वहां से जो लाइट आती है ना, उस लाइट को आप क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप से आप गुजारती हैं। तो जब आप स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारती हैं तो वो फिर उसका स्पेक्ट्रम बता देता है। तो ज़ाहिर है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सारे जो एलिमेंट मौजूद है वहां पर हमारे पास सारा का स्पेक्ट्रम मौजूद है। फिर हम मैच करते हैं कि ये जो हमारे स्पेक्ट्रम, हम डिफरेंट स्पेक्ट्रम मिले हैं, इसका स्पेक्ट्रम किसके साथ मैच करता है। तो लेट्स सपोज अगर मास में एक हमें स्पेक्ट्रम की लाइन मिली है, उसका स्पेक्ट्रम मिला है हाइड्रोजन के साथ, फिर हम बोलेंगे मास पे हाइड्रोजन पाई जाती है। अगर एक और स्पेक्ट्रम हमें मिला है, वो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है हीलियम के साथ, फिर हम बोलेंगे मास पे हीलियम भी पाई जाती है। लेकिन अगर एक ऐसा स्पेक्ट्रम मिले जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में किसी के स्पेक्ट्रम के साथ मैच ना करे, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये वो एलिमेंट है जो अभी तक जमीन पर डिस्कवर नहीं होगा। तो वो ज़ाहिर है कोई और है, कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हमें अभी तक मालूम नहीं है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने देखी कितनी वो कुदरत रखी है, इतने एक एटम का स्पेक्ट्रम दूसरे एटम के साथ मैच नहीं करता। इसकी मदद से आप जो डिफरेंट जो पीरियोडिक टेबल आप वो बना सकते हैं। आप जो डिफरेंट एलिमेंट्स उनका आप उसको पता लगा सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे पाया जाता है। और अगर हमारे पास वो स्पेक्ट्रम के साथ मैच नहीं करता, तो वो दरवाजा वो पेश खैमा साबित होता है नए एलिमेंट को डिस्कवर करने का। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ पर आई थिंक लेक्चर एंड, हाँ यहाँ पे लेक्चर एंड हो गया सर जी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी। ये जो ऑर्बिटल स्पीड बताई है आपने, इन दो फार्मूलों को आप 2 to 3 लाइंस में डिफाइन कर सकते हैं? ये जो फार्मूला है ना, ये हमारे होते हैं एस्केप वेलोसिटी का ये फार्मूला, जी लेकिन ये सर। जो स्केप वेलोसिटी है ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए स्केप वेलोसिटी मालूम करने का फार्मूला है। अब ज़ाहिर है सन का भी ग्रेविटेशन फील्ड है, वहां से अगर आपने स्केप वेलोसिटी मालूम करनी है तो इस फार्मूले से आप मालूम नहीं कर सकते। तो वहां पर अगर आपने मालूम करना फिर आपको यह फार्मूला लगाना पड़ेगा। कोई भी स्टार है उसका अगर आपने ग्रेविटेशन फील्ड मालूम करना है तो यह फार्मूला आपने यूज नहीं करना, क्योंकि यह फार्मूला सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए है। तो फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे, सन है जो भी हमारे पास स्टार है उसके लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, फिर ज़ाहिर है ये फार्मूला अर्थ के लिए भी एप्लीकेबल है। अर्थ के लिए ये फार्मूला भी एप्लीकेबल है और अर्थ के लिए ये फार्मूला भी एप्लीकेबल है। दोनों फार्मूले अर्थ के लिए एप्लीकेबल है। दोनों को सॉल्व करें तो आंसर हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही आएगा। और लेकिन सन के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, सन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला एप्लीकेबल है। बाकी सारे जो स्टार्स हैं उनके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला एप्लीकेबल है। क्लियर है? जी राइट सर, थैंक यू। किसी का और कोई क्वेश्चन हो? सर ये नोट के ग्रुप में शेयर कर देंगे आप? नोट्स ना अब ज़ाहिर है वो मैंने ना एक सीक्वेंस वाइज मैंने वो प्रिपरेशन का मेथड रखा है,
तो डेली ना आपको एक चैप्टर के एक लेक्चर आपके नोट सेंड किए जाते हैं। तो जो सर दो अभी जो कंसेप्ट है ना अकेडमी का, जो वन ग्रुप है ना, वहाँ पे आई थिंक 4 से लेक्चर शेयर हो चुकी हैं। ठीक है, जी तो सर। जो ग्रुप नंबर 2 है ना कंसेप्ट एकेडमी का, वहां से मंडे को मैंने लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट वो सेंड करना है। तो इस तरह डेली सर का ये लेक्चर। जी, फर्स्ट ईयर से आपने स्टार्ट किया हुआ है ना? 2 ग्रुप हैं कि हाँ जी, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया हुआ है। जी जी सर। एक दिन में एक चैप्टर करते हैं? हाँ जी, एक एक लेक्चर सेंड करता हूँ, चैप्टर नहीं, एक लेक्चर। मतलब इस ग्रेविटेशन के लिहाज से एक और लेक्चर भी हो सकता है इस तरह? वो अभी ये तो ना कि जो सिक्स लेक्चर चला हुआ है, तो फिर आगे इसके ढेर सारा अभी लेक्चर है। वो जरा हम ना ये जो क्लास हमने स्टार्ट किए हैं, तो ये फिजिक्स जी के सर। सारे जो टेस्ट होते हैं उनके लिए है। तो हमने यहाँ पर कंसेप्ट पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि और आराम से उनसे चल रहे हैं और हर चीज को लेके चल रहे हैं। अभी ये हमारा पहला चक्कर है, अभी और भी बहुत सारे हमने वो मतलब यूज करने हैं नोट्स। जी सर बेस्ट है। मेरी आज फर्स्ट क्लास थी ठीक तो है। काफी चीजें ऐसी थी जो नई सीखने को मिली हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो ये राजपूत सना ने पूछा फ्री पार्टिकल अगेन बता दी। जो फ्री पार्टिकल होता है वो पार्टिकल होता है जो ग्रेविटेशनल फील्ड या किसी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बाहर निकल जाता है, आजाद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्री पार्टिकल। अगर ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो ये आजाद हो जाता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला गया, तो इसको हम बोलेंगे फ्री पार्टिकल। जैसे अगर आप कोई बॉडी को आप फेंकती है, वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से एस्केप निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? फ्री पार्टिकल। वो अब आजाद हो गया, क्योंकि जब आप किसी ग्रेविटी फील्ड के अंदर होती है ना, तब आप बाउंड पार्टिकल होती हैं। अब हम फील्ड के अंदर मौजूद हैं, तो हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, क्योंकि जो भी चीज हम ऊपर फेंके उसने नीचे ही आना है। क्यों? क्योंकि वो एक बाउंड पार्टिकल है, वो बाउंड है कि वो जमीन उसको बाहर नहीं जाने देती। लेकिन अगर आप फील्ड से बाहर निकल जाती हैं, तो फिर आप आजाद हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्री पार्टिकल। और फ्री पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो होती है। मैंने बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये इंटरेक्शन की वजह से होती है। एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ जो इंटरेक्शन करता है, उस वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है राजपूत सना? क्योंकि सर अब ना जी ये एग्जिस्ट 20-30 सर ये सेकंड एग्जिस्ट रह कर गए हैं। जी सर। सर एग्जिस्ट करता है ये क्या? पार्टिकल, फ्री पार्टिकल? हाँ जी, एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन को आप बाहर नहीं निकालते, आयोनाइज नहीं करते। तो जैसे आप स्केप ब्लास्ट आप बाहर निकालते नहीं है, सारा कुछ एग्जिस्ट करता है। सर क्वेश्चन तो है लेकिन टाइम अप होने वाला है। चले वो ना आप मुझसे पर्सनली पूछ लें। जी सर। सर आपका नंबर एज एडमिन है ग्रुप में? हाँ जी, एज एडमिन हूँ, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है वैसे भी।